हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम एथिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। एथिक्स के पेपर की अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है और किस तरीके से हम यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं ताकि हमारे मैक्सिमम अप्रोच दिखे नॉलेज को लेके, एफिशिएंसी को लेके और अंडरस्टैंडिंग को लेके, और उसी के साथ हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके उस क्वेश्चन के ऊपर ही कहीं ना कहीं। तो इसी अप्रोच को समझने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये जो सीरीज हमारी चल रही है 2022 पेपर की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेक्शन वाइज चल रहे हैं। हमने केस स्टडीज पहले कुछ पेपर में कर रखी है, इन केस आपको रिक्वायरमेंट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सेक्शन ए को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और सेक्शन ए के अंदर किस तरीके से हमें यहाँ पे पूछा गया है, जो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होते हैं उनको, जो 10 मार्क्स की ईच होते हैं, मतलब पार्ट वाइज भी 10 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन नंबर भी 10 मार्क्स के होता है, ऐसा भी हो सकता है, और किस तरीके से 150 वर्ड्स के अराउंड हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो ये जनरल से हमारे पेपर में हमें पूछा जाता है कहीं ना कहीं। इसी को हमें अप्रोच समझते हुए लिखने की कोशिश करनी है। ओके एवरीवन, चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोड को हमेशा समझते हैं, किस तरीके से कोड हमें पूछा है और किस तरीके से कोड हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी आंसर राइटिंग में भी वो चीज इंप्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उसे हम समझेंगे। इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट यू हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर यूज्ड टू। किस तरीके से, बहुत सिंपल कोट है, समंता किंग होम्स द्वारा दिया हुआ कोट है। बहुत फेमस राइटर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिलोसोफर रहे हैं अपने टाइम पीरियड में। किस तरीके से इन्होंने एक कोट बोला है, इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, अगर आपको किसी चीज को लेके, किसी सोसाइटी को लेके, किसी नॉलेज को लेके, किसी चेंजेस को लेके अगर कुछ डिफरेंट चाहिए, मतलब जो अप्रोच, जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उस चीज में अगर डिफरेंशिएशन चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, यू हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर यूज्ड टू टुडे। आज जो है उस चीज को हमें, जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आज के समय में, किस तरीके से हम हमारी, अगर किसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं आज के समय में, उस चीज को चेंज करना होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके रिजल्ट चेंज होगा। और या फिर हमें वहां पे अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेना होगा कि हाँ, हमें इस पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, इससे ड्रास्टिक पाथ भी लेने पड़ सकते हैं, और किस तरीके से उन पाथ की वजह से यू हैव टू स्टॉप एक्सेप्टिंग व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब आप जो है उसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको उसके अलावा भी कई चीजें सोसाइटी में नॉर्म्स हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी हो सकते हैं, जो वो कॉन्सिक्वेंसेस से रिजल्ट बनाने की कोशिश करें, उससे एक्सेप्ट करना होगा कहीं ना कहीं। तभी आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिफरेंट समाज में या किसी भी चीज को लेकर रिजल्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर पाएंगे, राइट। इन केस अगर आपको एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप यूपीएससी एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट पढ़ पाए, तो आप www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पे हमें दो पार्ट में दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए पढ़ेंगे पहले हम। विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट्स करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज, रॉन्ग डूइंग, misconduct to the concerned authorities, run the risk of exposed to grave danger, physical harm and victimization by vested interest, accused person in his team. What policy measure would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistleblower? किस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे अगर ओवरऑल क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि क्वेश्चन को पूरा हम समझ ना पाए, तो सब पार्ट के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। हमेशा डिवाइड करते हुए समझेंगे कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे मेनली विसल ब्लोअर की बात की गई है, किस तरीके से उन्होंने करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज को, या रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को गलत इस्तेमाल करना, उन सब के बारे में बात करी गई, और किस तरीके से इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंजर, फिजिकल हार्म या विक्टिमाइजेशन देखा जा सकता है सोसाइटी के अंदर या उनकी टीम्स के अंदर कहीं ना कहीं। What policy measures would you suggest to strengthen protection of mechanism to safeguard the whistleblower? अब यहाँ पे हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हम जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हम बेसिक टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, उसे एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हम बेसिक टर्म जो दी गई, अगर हम उसे एक्सप्लेन करते तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्विजिलेटर को मालूम पड़ती कि हाँ, हमारे कहीं ना कहीं आंसर्स लिखने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरा समझ पाए कहीं ना कहीं। A whistleblower is a person who informs about a person, organization engaged in illegal activity. There are many commissions who are recommended that a specific law needs to be enacted to protect whistleblowers
like Law Commission of India 2001, 2007, report of Second Administrative Reforms Commission in India. In India, whistleblowers are protected by the Whistleblower Protection Act 2014. बेसिकली यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, विस्लब्लोअर मतलब हो गए कुछ ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज, करप्शन हो रही है, मिसकंडक्ट हो रही है, उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं आगे फ्यूचर में, ताकि उस चीज को रोका जा सके। अब विसल बोलर को कहीं ना कहीं हम पब्लिकलाइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लाइफ को लेके वहां पे उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा हार्मनेस या चीजें डेवलप हो सकती है, या उनको सोसाइटी में डेंजर फेस करना पड़ सकता है। तो उसको लेके कई सारे इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन लॉ भी है, और विसल बोलर किस तरीके से प्रोटेक्शन लॉ 2014 के तहत ये इसको रिफॉर्म्स के तौर पे किस तरीके से रोकने का भी काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से पब्लिकलाइज नहीं करना है किसी भी चीज को, या किस तरीके से उनकी सेफ गार्ड की ध्यान रखे कहीं ना कहीं। पॉलिसी मेजर टू स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफ गार्ड द विसल बोलर। अब हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, हमें कुछ मेजर्स याद थे जिसके अंदर हम रिपोर्ट्स ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सके, विसल बोलर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के बारे में, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी चल रही है। अब इसी को हम वापस एज ए मेजर के तौर पे बोलेंगे तो वो हमारी नॉलेज की रिपीटेशन दिखाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिंपल बेसिक नॉलेज तो हमें देनी कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, जो आपको पता है उतना ही लिखिए भले, लेकिन उसके अलावा और क्या होगा हमें उस पर ध्यान देना है। देयर आर वेरियस पॉलिसीज मेजर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ विसल बोलर, बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। It is important that policy should be implemented properly for their safeguard. Obviously बात है, आज के समय में हमारी गवर्नमेंट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक चीज को लेते हुए कुछ ना कुछ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन है सेफ गार्ड करने के लिए, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी वर्किंग बहुत डिफेक्टेड है। कहीं ना कहीं डिफेक्टेड है, हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच में इतनी नहीं आ पाती जितनी उसकी आनी चाहिए, जिस वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं हार्मनेस जनरेट हो सकती है। किस तरीके से विसल बोलो कि हार्मनेस हो, तो हमें ध्यान रखना है कि मेजर करने के लिए प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन करने के लिए हमें वहाँ पे उनकी प्रॉपर्ली ऑफ देयर सेफ्टी को ध्यान रखना है। उनकी पॉलिसीज जो है ऑलरेडी, जो चीजें ऊपर हमने डिसाइड करी थी वो जो चल रही, उन्हीं को सेफ गार्ड के फॉर्म में ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी को कैसे इम्पैक्ट किया जाए, ग्राउंड लेवल पे कैसे उसको लाया जाए, उसके बारे में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सबमिटिंग द इशू एज एन एनोमिनियस पर्सन विल प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द विस्लब्लोअर। ऑब्वियसली बात है किस तरीके से उसकी बातें या उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेवल पे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू टीच वर्कर्स देयर राइट्स अबाउट अवेलेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स एंड फ्रॉम मैनेजर्स टू लर्न दिस अलोंग रिलेटेड टू स्किल्स, बिहेवियर, ऑब्लिगेशंस टू एक्ट। किस तरीके से जनरल लोगों के बीच में बोले, या फिर वर्कर्स के बारे में बोले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बोले, या क्योंकि मोस्टली विसल बोलर्स वो हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन को लीक करते हुए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को हार्म करने के लिए वर्क कर रही है उस पर पब्लिकलाइज करें। तो उनके बारे में ध्यान में रखने के लिए उनको एज ए विसल बोलर को यहाँ पे किस तरीके से एक्सटर्नल प्रोटेक्शन दिया, एक्सटर्नल इंटरनल प्रोटेक्शन दोनों तरीके से दिया जाए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाए वर्कर्स को लेके, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे प्रोग्राम्स चले जाएं एजुकेशन के फॉर्म में, उनको अवेयरनेस के फॉर्म में किस तरीके से उनको अवेयर किया जाए कि इस तरीके की चीजें अगर वो सोसाइटी में सामने लेके आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सेफ गार्ड किया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम कहीं ना कहीं किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का, हम बट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देते हुए किसी की पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली हो सकता है कि हाँ आप इसके अंडरस्टैंडिंग को, सेफगार्ड को प्रॉपर समझ पाए, मैकेनिज्म को प्रॉपर समझ पाए। Suitable legislation must be enacted to provide protection to innocent whistleblower and delusion of the act that is proposed by the 2015 amendment bill must be amended। किस तरीके से 2015 में इस चीज को लेके जो बिल आए थे उस चीज को प्रायोरिटाइज में एक्ट के फॉर्म में उसको पब्लिकलाइज किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसको चीज को लेके लीगलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा चीजें बढ़ सके और सेफगार्ड चीजें हो सके। Hence, strengthening of the whistleblower protection mechanism will help in ensuring that the integrity of the democracy is protected, cherished and upheld। As a conclusion, हमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे इंटीग्रिटी और किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का भी ये काम जो कर रही है इसके बारे में लिखते हुए थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करिए। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था, किस तरीके से हमें पूछा गया, किस तरीके से हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। छोटा सा, बहुत स्मॉलर वे में लिखा हुआ है, बहुत स्मॉलर वे में हमें समझने की कोशिश किया कहीं ना कहीं, और यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे मेजर्स और भी हो सकते हैं। इन केस अगर आपको मेजर्स और भी पता है या और भी लिए जा सकते हो, प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, या फिर आप हमारे अपने खुद के आंसर राइटिंग में इसे ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड
कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज जनरेटिंग वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली बात है, आज के समय में हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हैं जनरेटिंग वेल्थ को बड़ा करने में या बनाने में कहीं ना कहीं। एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। इन डूइंग सो दे आर ब्रिंगिंग द अनप्रिटेंडेंट ऑनस्लॉट ऑन द क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑब्वियसली बात है, जब ये सब चीज़ें हो रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेके या क्लाइमेट को लेके, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ को लेके, लिविंग स्टैंडर्ड, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब यहाँ पे हो सकता है किस तरीके से गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल ग्रोथ है वो चीज़ें गवर्नमेंट की डाटा के साथ मैच नहीं कर पा रही, या जो होनी चाहिए डाटा उस अकॉर्डिंग मैच नहीं करते हुए अलग ही अपने लेवल पे वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं। इन दिस बैकग्राउंड डू यू फाइंड that the corporate social responsibility is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibility needed in the corporate world for which CSR is mandated? Critically exam. CSR बहुत सिंपल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के समय में ये क्या होता है, ये हमें शायद पता होगा मोस्टली, राइट? किस तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी कंपनी वर्क कर रही है, वहां पे कंपनी की एक लाइबिलिटी बनती है कि किस तरीके से सोसाइटी को उसको 2% देना होगा। किस तरीके से जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही उनको री इन्वेस्ट भी करना होगा सोसाइटी नॉर्म्स, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं, एनवायरनमेंट के फॉर्म में, सोसाइटी के वेलफेयर के फॉर्म में, राइट? जिस तरीके से हम देखते हैं प्लांटेशंस करना या फिर किसी तरह की चीजें करना, एनजीओस के तौर पे वर्क करना एंड ऑल, ये सब चीजें। तो आपको यहाँ पे पूछा गया किस तरीके से in the background, do you find CSR is efficient and sufficient enough to fulfill the social role and responsibility needed in the corporate world for which CSR is mandated? Critically examine करने बोला है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एग्जामिन करने बोला कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या CSR आज के समय में सफिशिएंट और एफिशिएंट है प्रॉपर तरीके से सोशल रोम्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट की बनती है उसे फुलफिल करने का काम कर पा रही है कहीं ना कहीं। तो इसे हमें लिखने की कोशिश करनी है यहाँ पे सिंपल सा। The term corporate social responsibility in general can be referred to as a corporate initiative to assess, take responsibility for the company's effect on the environment, impact on social welfare. The activities includes eradicating extreme hunger, poverty, ensuring environmental sustainability, etc. Obviously बात है, हमने हमेशा बात करी कि किस तरीके से हमें अगर जब भी पूछा जाए, हम शुरुआत के अंदर जो बेसिक मेन टर्म है पूरी की पूरी एक क्वेश्चन के अंदर में जो मेन टर्म दी गई उसको एक्सप्लेन सबसे पहले करेंगे। जितना उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटर तरीके से, हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम बता पाएंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन सही से समझा, और हम खुद भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ हमें क्वेश्चन में किस रिलेटेड से पूछी जा रही चीजें, राइट? सॉरी, किस चीजों से रिलेटेड में कुछ पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं। सम ऑफ द फीचर्स CSR आर सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल। फीचर्स के तौर पे बात करें, एग्जामिन करने बोला है हमें, यहाँ पे कोई कंक्लूजन देने बोला नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जामिन करना है। फीचर्स क्या है CSR के? कॉर्पोरेट CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प अ कंपनी टू बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, स्टेक होल्डर्स, पब्लिक। CSR का मेन मोटिव क्या है? किस तरीके से कंपनी जो है वो खुद के लिए अकाउंटेबल रहे, स्टेक होल्डर्स के लिए भी रहे जो उसमें इन्वेस्टेड हैं, जो उससे रिलेट करते करेंगे, और जनरल पब्लिक जो उससे रिलेट नहीं कर पाते, जो उसके काम में नहीं है, उनसे रिलेट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए भी वेलफेयर हो कहीं ना कहीं। तो ये बेसिकली शो करने का काम करता है CSR। Improved work culture. CSR activities can help forge a strong bond between employees and corporation, boost morale, and help both employees and employers feel more connected with the world around them. Obviously बात है किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर क्या चीजें चल रही, किस तरीके से चल रही, उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है CSR। Corporate citizenship. By practicing corporate and social responsibility, also called corporate citizen, companies can conscious of the kind of impact they are having on all aspects of society, including economical, social, environmental, जस्टिफिकेशन के जुडिशरी के फॉर्म में बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में बात कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सिटीजन को बढ़ावा देने का काम करता है CSR। तो यहाँ पे फीचर्स और भी हो सकते हैं किस तरीके से CSR बेसिकली सोसाइटी में पब्लिक वेलफेयर को बढ़ा रहा है, पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ किस तरीके से सोसाइटी में एक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ को डेवलपमेंट करने का काम करता है, उसके फीचर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे फीचर्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम किस तरीके से लिख पाते हैं। वहां पे फीचर्स हमें लिमिटेड वर्ड्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट के फॉर्म में लिखना है। हो सकता है यहाँ पे आप
हर एक पॉइंट को लेके सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट लिखते समय सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे दें, वो भी बहुत बेटर हो सकता है। या उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट दे दी। यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने हमने बता दिया कि सोसाइटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल बता दिया बस। तो इस तरीके से डिपेंड कर सकता है, हम पॉइंट के साथ साथ सिर्फ सर्टन पॉइंट्स और दे दें या फिर उसके एग्जाम्पल्स दे दें, ताकि हमारे मिनिमम वर्ड्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम नॉलेज हम पास ऑन कर सके एग्जामिनर के पास कहीं ना कहीं। Although corporate sector is generating wealth, no doubt there is a huge gap in wealth division. Rich are getting richer day by day and the poor are becoming more poor, which is against the social welfare. अब यहाँ पे हमें एग्जामिन करना है तो जरूरी नहीं है हमें हमेशा पॉजिटिव साइड में ही एग्जामिन करेंगे, थोड़ा सा हमें डीमेरिट्स भी बताने होंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताने होंगे कहीं ना कहीं, कि किस तरीके से डिसएडवांटेज के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि आज के समय में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर देखा जाए, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर। और ये डाटा भी कहता है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डाटा भी कहता है, जैसे एक्ट ऑफ डाटा जो अभी 2016 में निकला था शायद, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। पुअर बिकमिंग मोर पुअर विच इज अगेंस्ट सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट है। इवन दो द कंपनीज एक्ट encourages companies to invest almost 2% of the average net profit in CSR activity, but that will not be enough to counter environmental and climate problems. अब यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में हमने एक छोटी सी एग्जामिन करते हुए अपनी स्टेटमेंट दी है कि किस तरीके से कंपनीज 2% अपना इन्वेस्ट करती है, बहुत अच्छी बात है, बट ये 2% इन्वेस्टमेंट बहुत सफिशिएंट नहीं है कहीं ना कहीं। कंपनीज माइट बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर फॉर द इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। जो आज के समय में इन्वायरमेंटल क्लाइमेट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, कंपनीज को उस चीज को लेके ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा करना चाहिए, 2% से ज्यादा उनको अपने आप को इंगेज करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये एग्जामिन के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं हमारे आंसर्स को। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने, राइट। चलिए, तो होपफुली हम मिलते रहेंगे इसी तरह के नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।